हेलो गाइस, दिस इज श्रीओम सिद्धांत। और आज हम लोग 10 वैसे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो हेनरीज लॉ और रॉड्स लॉ पर आधारित हैं। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले करना क्या है कि मैंने जो 10 क्वेश्चन लिए हैं आप लोग उसको खुद से अटैम्प्ट लें और उसके बाद आप लोग उसको सॉल्व करें। अगर सॉल्व हो गई तो अप्रोच को देखें, हमारे अप्रोच और आपके अप्रोच में क्या डिफरेंस जा रहा है। और अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो देखें आखिर प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है। ठीक है बच्चों, दिस द वे। इसी तरीके से आपको न्यूमेरिकल बनाना भी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करो, वन बाय वन करके आप लोग थोड़ा सा क्लिक कर लो, देख लो। तो सबसे पहले एक काम करो, इसमें देखो शायद 3 नंबर तक के क्वेश्चन तो दिख रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। उसके बाद 4 नंबर से लेकर 7 नंबर तक का स्क्रीनशॉट ले लें। आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर का स्क्रीनशॉट ले लें। तो आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले रखा होगा। ठीक है बच्चों, तो पहले आप उसको ईमानदारी से अटैम्प्ट लें। बन गया तो ये ज़रूर देखें कि मेरा अप्रोच और आपके अप्रोच में क्या डिफरेंस रहा। और अगर नहीं बन पाया है तो ये देखें आखिर ऐसा क्या हो रहा था जो आप नहीं सोच पा रहे थे, जिसकी थ्योरी आपको पता है फिर भी आप एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे हो। तो ये ज़रूर देखें कि प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन। सबसे पहली बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे जो भी बातें हो रही है वो N2 गैस की बातें हो रही हैं। मैंने जैसा कहा था कि अगर गैस सॉल्यूट के जैसा दिख रहा है, इसका मतलब वहाँ पे हेनरीज ही आपको काम कर सकता है। एक तो मैंने बताया था पी गैस इज टू के एच इंटू एक्स गैस। एक मैंने ये लॉ बताया था हेनरीज लॉ, पी गैस इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स गैस। और एक मैंने कहा था एम इज इक्वल्स टू के इंटू पी। इसी दोनों में से कोई आपकी मदद करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये पता चल चुका है कि हेनरी से लगने वाला है क्योंकि N2 यहाँ पे गैस है जो वाटर में डिजॉल्व है। तो वाटर इज अ लिक्विड एंड N2 इज अ गैस। इसका मतलब क्या है, ये गैस इन लिक्विड का कंडीशन है। इसका मतलब हेनरीज लॉ ही इस क्वेश्चन का इलाज कर सकता है। ठीक है बच्चों, अब क्या कहता है, तो सबसे पहले तो यही खोजना होता है, यही पहचानना होता है कि अपने को सॉल्यूशन कैसा दिया गया है, सोल्यूट कैसा है, सॉल्वेंट कैसा है। वो मैंने पता कर लिया है कि अपना जो सोल्यूशन है वो गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन है। ये गैस इन लिक्विड का सॉल्यूशन है, ये पहली बात पता लग चुकी है। और यहाँ पे हेनरीज लॉ ही काम करने वाला है। अब क्या कहता है, इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर वाटर में कितना मिलीमोल N2 गैस डिजॉल्व होगा, ये आपको बताना है। यानी कि आपको बताना क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ N2 इन 1 लीटर H2O। ये अपना क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है। और कहता है क्या है, एज्यूम दैट N2 exerts a partial pressure of 0.987 बार। तो कहता है कि जो N2 का जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो कितना है, 0.987 बार। और इसे कहता है हेनरीज कांस्टेंट फॉर N2 दिया हुआ है, हेनरीज कांस्टेंट दिया हुआ है, के एच का मान दिया हुआ कितना है, 293 पे ही दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन भी 293 पे ही के एच का मान दिया है और अपने को निकालना भी 293 पे ही है। ठीक है, तो ये हमेशा मैच करना चाहिए, दिस कैन नॉट बी डिफरेंट, ये कभी अलग नहीं हो चाहिए। जिस टेम्परेचर पे के एच का मान दिया जाएगा उसी टेम्परेचर पे हम लोग सॉलिबिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो के एच कितना निकल गया, 76। के एच कितना दिया गया है बच्चों, 76.48 किलो बार।
सबसे पहले एक बात देख ले, मैंने बताया था तुम लोगों को हेनरीज लॉ में कि जो हेनरीज लॉ का जो यूनिट होता है वो प्रेशर के यूनिट के बराबर होता है। लेकिन यहाँ देखो ये किलो बार है, ये बार है, तो एक काम करें, सबसे पहले इसको किलो बार को बार में बदल दें। तो किलो बार को बार में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बार में बदल जाएगा। तो 76.48 इंटू 1000 बार, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 76480 बार। तो के एच भी अपना बार में आ चुका है और प्रेशर ऑफ N2 भी बार में दिया गया है। एक्चुअली सीन क्या है, जैसे मान लेते हैं कि एक कंटेनर है और यहाँ पे मान लो वाटर रखा हुआ है और वाटर के ऊपर ये N2 गैस है। यहाँ पे ये जो N2 गैस है ना, इस N2 गैस जो प्रेशर लगा रहा है वही दिया हुआ है 0.987 बार। यानी कि ये जो N2 है इसका मान आपको दिया गया है 0.987 बार। कहते 0.987 बार का प्रेशर N2 गैस का लिक्विड के ऊपर लग रहा है। तो इस प्रेशर के कारण कुछ N2 तो घुल ही गए होंगे, है ना। तो आपको इसी का नंबर ऑफ मिलीमोल बताना है, किसमें, 1 लीटर में। अगर ये 1 लीटर होगा तो इसमें कितने मिलीमोल N2 के घुल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले एक काम करते हैं। चूंकि हम लोगों को हेनरीज लॉ पता है, तो हेनरीज लॉ में क्या होता है, पी गैस बराबर के एच इंटू एक्स गैस। तो हेनरीज लॉ होता है, तो यहाँ से हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस निकाल सकते हैं। तुम जानते हैं फ्रॉम हेनरीज लॉ, क्या कह सकते हो, हम कह सकते हैं P गैस इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स गैस, कह सकते हैं। और P गैस का मान तुमको दिया गया है 0.987 और के एच का मान दिया गया है 76480 और ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस मेरे को निकल जाएगा 0.987 बाय 76480। और इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपको आंसर इसका आ जाता है 1.29 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है बच्चों, अब मेरे को मोल फ्रैक्शन निकल चुका है गैस का। तो अब हम यहाँ से मिलीमोल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पता होता है। तो मोल फ्रैक्शन वाला क्या होता है बच्चों, ये अपना मोल फ्रैक्शन निकल चुका है। तो हम लोगों को पता होता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर मुझे N2 निकालना होता है, इसका मतलब मोल ऑफ N2 डिवाइडेड बाय मोल ऑफ N2 प्लस मोल ऑफ H2O निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब H2O कितना मोल होगा, तो मुझे पूछा जा रहा है 1 लीटर वाटर में, तो 1 लीटर वाटर का कितना मोल होता है ये निकालना पड़ेगा मुझे। तो पहले यहाँ देख लेते हैं, 1 लीटर H2O का मतलब हो गया 1000 ml H2O। 1000 ml का मतलब 1000 ग्राम, क्योंकि डेंसिटी इसकी 1 होती है, मैंने पहले बता रखा है। ये 1000 ग्राम हो गया H2O। 1000 ग्राम H2O का मतलब 1000/18 मोल, इतना मोल हो गया। तो 1000/18 मोल हो गया 55.55, जिसको तुम लोग 55.6 भी कह सकते हो। तो हम यहाँ से पता चल चुका है मोल ऑफ H2O, 1 लीटर वाटर में कितना मोल, तो 55.55 मोल हो जाएगा। अब यहाँ से मोल फ्रैक्शन अपने को पता है, तो उसको वैल्यू रख देते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा 1.29 इंटू 10⁻⁻5। और मुझे चूंकि 1 लीटर में मुझे मिली मोल निकालना था, तो मैं 1 लीटर का तो मोल लिख चुका हूँ। अब मुझे यहाँ से निकल जाएगा। तो मुझे मोल निकालना है, तो मोल निकाल लेते हैं पहले, फिर मिली मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मोल ऑफ N2 बाय मोल ऑफ N2 प्लस 55.55। ठीक है बच्चों, इसको 55.6 भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से सॉल्व करोगे, क्या कहते हैं, मोल ऑफ N2 को। अब यहाँ देखो, मोल ऑफ N2 जो होगा ये क्या होगा, कोई भी गैस इन लिक्विड सोल्यूशन में जो गैस की मात्रा होती है वो काफ़ी कम होती है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं अबाउट इक्वल टू एन मोल ऑफ N2 डिवाइडेड बाय 55.5, बस कैलकुलेशन पर्पज से। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि ये वैल्यू काफ़ी छोटी रही होगी। तो यहाँ से मुझे निकलना है N2 निकल जाएगा, दिस कुड बी मल्टीप्लाई कर दें
1.29 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 55.55, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो रिजल्ट आ जानी है वो हो जाएगा, हाँ चूँकि देखो 1.29 इंटू 10⁻⁻5 और इसको 55.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इसका जो आंसर आ जा रहा है बच्चों 7.168 इंटू 10⁻⁻5 लिख सकते हैं इसको हम लोग। तो इतना मोल आ रहा है, ठीक है, इतना मोल आया है। अब मुझे मिलीमोल चाहिए, इसलिए मिलीमोल क्या हो जाएगा, मिलीमोल 1 लीटर में। 1 लीटर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 1 लीटर का ही मैंने यहाँ पे मोल लिया है वाटर का। जितना वाटर का यहाँ मोल लोगे उतना ही के रिस्पेक्ट में यहाँ पे N2 का मोल निकला हुआ है। अब N2 का मोल जो निकला हुआ 1 लीटर के रिस्पेक्ट निकला हुआ है, तब मिलीमोल भी 1 लीटर के रिस्पेक्ट में निकलेगा। तो ये हो जाएगा 7.168 इंटू 10⁻⁻4, और इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये मिलीमोल। तो इसका आंसर आ जाना है बच्चों, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 में से 1 जाएंगे 0.7168 मिलीमोल। ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान क्या रखना था, थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट रहना था, क्योंकि प्रेशर यहाँ बार में था, केएच यहाँ किलो बार में था। एक तो यहाँ पे चेंजिंग करने वाली बात थी, और दूसरी बात थी कि जो आप मोल फ्रैक्शन आप निकाल ही लेते, और फिर मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला रखते समय मोल ऑफ वाटर वही रखते जितने वाटर में आपको मोल ऑफ N2 चाहिए होता है, बस ये ध्यान रखना था, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो दो बातें थी, एक तो बार किलो बार का डिफरेंस था यहाँ पे, और एक यहाँ पे मोल वाटर रखना था। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कहता है द सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 इन वाटर इज 2.2 इंटू 10⁻⁴ ग्राम इन 1000 ग्राम ऑफ H2O। याद करो मैंने एक सॉल्युबिलिटी का तुमको एक डेफिनेशन पढ़ाया था, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, ये उसी फॉर्मेट पे है। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा हूँ, ये भी देखो N2 है, तो ये भी एक तरह का गैस इन लिक्विड सोल्यूशन है, N2 इन वाटर। तो ये तो पता चल चुका भैया तुम गैस इन लिक्विड के जोन में आते हो, इसका मतलब हेनरीज लॉ ही तुम्हारा इलाज कर सकता है। अब यहाँ पे सॉल्युबिलिटी दी गई है, क्या है, इतना ग्राम N2 है 100 ग्राम H2O में, तो एक तरह का ये सॉल्युबिलिटी है। तो सॉल्युबिलिटी कितना दिया गया है, सॉल्युबिलिटी इज गिवन 2.2 इंटू 10⁻⁴ ग्राम पर 100 ग्राम H2O। ठीक है, ये एक तरह का सॉल्युबिलिटी था, मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को। 20 डिग्री सेल्सियस पे दिया, कहता है व्हेन द प्रेशर ऑफ N2 ओवर द सॉल्यूशन इज 1.2 atm। लेकिन ये जो सॉल्युबिलिटी है वो कब का है, जब प्रेशर कितना हो रहा है, ये प्रेशर है 1.2 atm का प्रेशर, जब ऊपर से N2 गैस लगा रहा है तब जाकर के सॉल्युबिलिटी इतनी पाई जा रही है, मैंने 100 ग्राम में इतने ग्राम N2 घुल पा रहे हैं। तो कहता है कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस, calculate the solubility at 20 डिग्री सेल्सियस when the pressure of N2 over the solution is 10 atm। कहता है इतने एटीएम पे इतना का सॉल्युबिलिटी हो रहा है, तो 10 एटीएम पे कितनी की सॉल्युबिलिटी होगी, यानी कि आपको पूछा जा रहा है सॉल्युबिलिटी के बारे में, लेकिन कब, जब प्रेशर कितना हो 10 एटीएम। तो इसको अगर S1 मान लें, इसको P1 मान लें, इसको S2 मान लें, इसको P2 मान लें। अब देखो यहाँ पे सोल्यूट की मात्रा ग्राम में दी गई है, तो मैंने बताया था, याद करो सोल्यूट की मात्रा जब ग्राम में दी जाती है तो मैंने बताया था एक फॉर्मूला होता है M इज इक्वल टू KP, पढ़ाया था तुम लोगों को, हेनरीज लॉ का दूसरा फॉर्म था ये, M इज इक्वल टू KP, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट बराबर कांस्टेंट इनटू प्रेशर ऑफ द सोल्यूट या प्रेशर ऑफ द गैस, मास ऑफ द सोल्यूट इन द सॉल्वेंट, यानी मास ऑफ द गैस इन द सॉल्वेंट था ये। तो M क्या था, मास ऑफ द N2 गैस इन द सॉल्वेंट, K हो गया कांस्टेंट, दिस इज नॉट हेनरीज कांस्टेंट, ये हेनरीज कांस्टेंट नहीं है, और P क्या है, प्रेशर ऑफ N2 गैस। अब यहाँ पे हम लोग इससे एक रिलेशन लिख सकते हैं क्या, M1 बाय M2 बराबर P1 बाय P2 कह सकते हैं। अब M1 क्या है, मास ऑफ द सोल्यूट, तो ये भी तो मास ऑफ द सोल्यूट ही है, इतना ग्राम, बस अलग बात है ये 100 ग्राम में निकल रहा है, वाटर में निकल रहा है। अब यानी कि यहाँ भी अगर इसका भी M2 निकालेंगे तो वो भी 100 ग्राम में निकलेगा,
तो हम यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हैं M1/M2 बराबर P1/P2 के जगह पर लिख सकते हैं S1/S2 बराबर P1/P2, क्योंकि अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो दोनों में 100 ग्राम के रिस्पेक्ट में ही निकलना है, ठीक है। तो 100 ग्राम वाटर के रिस्पेक्ट में दोनों में निकलना है, तो वो खत्म हो जाएंगे। तो M1/M2 बराबर S1/S2 तुम लोग लिख सकते हो। तो अब यहाँ पे S1/S2 की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग क्या, 2.2 इंटू 10⁻⁻⁴ बाय S2 तो अपने को निकालना ही है। अब P1 हो गया 1.2 डिवाइडेड बाय 10। अब इसको बच्चों अगर तुम सॉल्व करो तो सॉल्विटी आ जाएगी। सॉल्व करेंगे तो S2 निकालना है अपने को, तो हो जाएगा 2.2 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 10 अपॉन 1.2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू इतनी आ ही जानी है, 1.83 इंटू 10⁻³ इतना ग्राम आएगा। लेकिन चूंकि सॉल्विटी के ले रहे हैं तो ग्राम पर 100 ग्राम वाटर निकलेगा, क्योंकि ये भी 100 ग्राम वाटर में ही था, तो ये भी जो निकलेगा वो 100 ग्राम वाटर में ही निकलेगा। और अपना आंसर भी 100 ग्राम वाटर में ही पूछा जा रहा है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे पूछ देता है नहीं भाई 100 ग्राम वाटर में नहीं बताओ, तो उनको बताओ 10 ग्राम वाटर में कितना N2 घुला होता है, तो यहाँ से निकल चुका होता 100 ग्राम वाटर में इतना N2 घुला होता, तो फिर 100 ग्राम में इतना है तो 10 ग्राम में हम लोग आराम से निकाल सकते थे। यानी इस क्वेश्चन में एक्सटेंशन भी हो सकता था कि भाई इतना 100 ग्राम में इतना घुला हुआ है, तो बताओ 10 ग्राम में कितना घुला रहेगा अगर इतना प्रेशर लगा देंगे तो आप पहले 100 ग्राम में कितना घुला रहेगा इतना प्रेशर पे वो निकाल लीजिए, और फिर 100 ग्राम में जितना घुला रहेगा वो ये वैल्यू होगा। तो अब 100 ग्राम में इतना N2 गैस घुला हुआ है तो 10 ग्राम में आप आराम से निकाल सकते हैं, इसका 10 टाइम्स कर देंगे। तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था समझने के लिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द मास इन मोल। तो मास इन मोल मतलब नंबर ऑफ मोल ही होता है ना। यानी कि आपको मोल निकालना है किसका, ऑफ CO2, यानी कि आपको क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो मोल ऑफ CO2 निकालना है। तो मास in mole of CO2 that will dissolve in enough water to form 900 ml of solution at 20 डिग्री सेल्सियस। तो कहता है आपको मोल ऑफ CO2 तो चाहिए, लेकिन कहता है कि प्रेशर कितना लगाना पड़ रहा है आपको, 1 atm का प्रेशर लगाना पड़ रहा है। यानी कि P ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है बच्चों 1 atm, और कहता है KH फॉर CO2 इज 2.3 इंटू 10⁻² मोल लीटर इनवर्स ATM इनवर्स। अब KH का मान दिया हुआ है CO2 के लिए, और चूंकि ये भी दिया हुआ था 20 पे ही निकालना है, और KH भी 20 पे ही दिया होगा, अगर नहीं लिखा है तो अंडरस्टूड है, ठीक है। तो KH कितना दिया हुआ है, तो 2.3 इंटू 10⁻² मोल लीटर इनवर्स ATM इनवर्स। अब थोड़ा संभाल के यहाँ पे, अब देखो मैंने कहा था KH का यूनिट वही होना चाहिए जो P का यूनिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है। यहाँ पे जब KH का यूनिट है उसमें मोल पर लीटर और ATM इनवर्स आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये हेनरीज लॉ का तो फॉर्म नहीं है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन में जरूर KH लिख दिया है, लेकिन ये हेनरीज लॉ, हेनरीज कांस्टेंट तो नहीं है, क्योंकि अगर ये हेनरीज कांस्टेंट होता तो यूनिट सिर्फ ATM होता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक रिलेशन निकालना पड़ेगा कि KH का आखिर क्या ऐसा रिलेशन हो जिससे कि KH का यूनिट मोल लीटर इनवर्स और ATM आ जाए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि KH का यूनिट में ये यूनिट किसका है, ये यूनिट है मोलरिटी का, जिसको तुम लोग सॉल्युबिलिटी भी कहते हो। मैंने बताया था सॉल्युबिलिटी दो तरह डिफाइन होते हैं, एक है वेट ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और दूसरा मैंने बताया था मोलरिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो दिस इज जस्ट लाइक मोलरिटी, मोल पर लीटर मोलरिटी ही तो है, इसको तुम लोग सॉल्युबिलिटी कह सकते हो, सॉल्युबिलिटी। और ये तुम्हारा जो यूनिट है वो ATM इनवर्स है। तो ATM इनवर्स मतलब प्रेशर इनवर्स, प्रेशर का इनवर्स का यूनिट हो गया ये, तो प्रेशर इनवर्स। तो यहाँ से KH बराबर क्या ले सकते हो, तो सबसे पहले KH क्या होना चाहिए ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि KH और प्रेशर में थोड़ा भी डिफरेंस रहा यूनिट में, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। यहाँ पे KH के यूनिट में मोल पर लीटर ATM इनवर्स इन्वॉल्व कर दिया है, इसका मतलब यहाँ पे आप डायरेक्ट P गैस बराबर KH इंटू X गैस मतलब हेनरीज लॉ नहीं लगा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले KH के हिसाब से आपको पहले एक एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं KH बराबर क्या होना चाहिए, सॉल्युबिलिटी या फिर मोलैरिटी लिख दो, मोलैरिटी और मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर इनवर्स, प्रेशर का इनवर्स।
यानी कि हम लोग एक तरह से उसको कह सकते हैं क्या कि के एच बराबर क्या हो रहा है, मोलारिटी बटे प्रेशर। यानी कि हम लोग कह सकते हैं मोलारिटी बराबर प्रेशर इंटू के एच। ये भी एक तरह का वही फॉर्मूला हो गया, m इज इक्वल टू के पी वाला फॉर्मूला हो गया, k इंटू पी। तो m हो गया मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल, एक तरह का मास है, और k हो गया आपका कांस्टेंट, और p हो गया तुम्हारा प्रेशर ऑफ द गैस। तो जब तक आप यहाँ तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे कि भाई के एच का यूनिट क्या है और किस तरह सॉल्व करना है, तब तक आप हेनरीज लॉ को कभी भी जैसे तैसे हैंडल मत कीजिए। आप हेनरीज लॉ को सॉल्व करते समय के एच के यूनिट पे एकदम बारीक नज़र रखिए, क्योंकि के एच का यूनिट ही आपको बताएगा कि आपको कैलकुलेशन कैसे आगे लेके जाना है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से काम आसान हो चुका है। अब यहाँ से अपने को के एच यानी कि इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, मोलारिटी बराबर पी इंटू के एच का इस्तेमाल करना है। तो मोलारिटी मुझे निकालना है, तो मोलारिटी मुझे निकाल सकता हूँ क्योंकि मुझे प्रेशर पता है, के एच पता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं। इसलिए मोलारिटी बराबर कितना हो जाएगा, तो मोलारिटी बराबर क्या होगा, प्रेशर ऑफ द गैस जो कि 1 है, 1 एटीएम है, और मल्टीप्लाई के एच, जो के एच का मान 2.3 इंटू 10⁻⁻2 दिया गया है। तो मोलारिटी यहाँ निकल चुका है 2.3 इंटू 10⁻²। तो मोलारिटी का मतलब क्या होता है, मोलारिटी का मतलब होता है कि 1 लीटर में कितना मोल घुला हुआ है तुम्हारा N2 गैस, CO2 गैस, वो निकल चुका है तुम्हारा। तो यहाँ से ये पता चल चुका है कि 1 लीटर में तो इतना घुला हुआ है। मुझे निकालना कितने में था, मुझे निकालना था 900 ml में। तो मोलारिटी का एक फॉर्मूला होता है मोल ऑफ द सोल्यूट, यानी कि मोल ऑफ CO2 अब बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, इसको लीटर में ले लेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, मोल ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं। तो मोल ऑफ सोल्यूट क्या होगा, 2.3 इंटू 10⁻² इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, और ये दिया 2.3 इंटू 10⁻²। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, 900 ml। तो 900 ml मतलब कितना लीटर हो गया, 0.9। इसको आप सॉल्व करेंगे, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आप देख लेता हूँ, 9×27 तो 9×18 19×20 तो 2.07 इंटू 10⁻²। तो इतना मोल मुझे निकल चुका है। तो मुझे निकालना था, मोल ही तो निकालना था, तो मुझे मोल निकालना था। कैलकुलेट द मास इन मोल ऑफ CO2 दैट विल डिजॉल्व इन इनफ वाटर। तो इसी को, तो यही तो अपना आंसर हो गया। तो अपने आंसर को देखो, अच्छा इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो लिख सकते हैं 0.0207 मोल। ठीक है बच्चों, ये इतना आंसर हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा था इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन समझाना चाह रहा था कि केएच का यूनिट को ध्यान रखें। केएच के यूनिट में मोल पर लीटर, और एटीएम इनवर्स आ रहा है, तो उसके हिसाब से पहले आप एक फॉर्मूला डिराइव कर लें। तो फॉर्मूला मैंने ये डिराइव किया, और अगर सिर्फ एटीएम होता तो फिर पी बराबर के एच इंटू एक्स गैस लगा देते, और उसके फिर हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, ये थर्ड नंबर था। फोर्थ नंबर देखता हूँ। फोर्थ नंबर क्या कहता है, कहता है एन aqueous containing liquid A 64% by mass has a vapor pressure of 145 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर का मतलब हो गया mm ऑफ Hg, यहाँ पे अंडरस्टूड है। फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ A इफ दैट ऑफ वाटर इज 155 mm। अब देखो कह रहा है कि लिक्विड ए यहाँ पे साफ साफ लिख दे रहा है, और किस में घुला हुआ है, वाटर में घुला हुआ है। तो एक बात तो तय होगा कि अपना सॉल्यूशन कैसा है, तो अपना सॉल्यूशन लिक्विड इन लिक्विड का सॉल्यूशन है। तो एक बात तो तय हो गया भाई, तुम हेनरीज लॉ तो यहाँ पे अब कुछ नहीं कर सकता है। अब जो भी काम करेगा यहाँ पे कौन करेगा, रॉल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, यही लोग काम करने वाले हैं। चलिए, तो कहता क्या है, तो सबसे पहले ये पता चल चुका है सॉल्यूशन मेरा रॉल्स लॉ से ही सॉल्व होने वाला है, डाल्टन्स लॉ से ही सॉल्व होने वाला है ये क्वेश्चन। तो अब पहले क्या कहता है, एक एन एक्वस कंटेनिंग लिक्विड ए जिसका मोलर मास 128 दिया हुआ है, 64% बाय मास है, हैज अ वेपर प्रेशर इतना mm। अब देखो लिख लेते हैं, लिक्विड ए के बारे में कह रहा है कि 64% बाय मास है, यानी कि कंसंट्रेशन के बारे में कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 64% बाय मास, ये कह रहा है। तो 64% बाय मास का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तुम लोग को मैंने बताया था कि अगर
सॉल्यूशन 100 ग्राम होगा तो सोल्यूट देन सोल्यूट कितने होंगे 64 ग्राम 64 ग्राम। दिस इज कॉल्ड 64% बाय मास। और क्या कह रहा है, कहता है 145 mm का प्रेशर लगा रहा है, वेपर प्रेशर डेवलप कर रहा है कौन, ये सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जो लिक्विड ए को रखता है। तो मुझे ये पता चल चुका है कि पी ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो पी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 145 mm। तो एम ऑफ एच जी होता है कंप्लीटली, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 145 mm लिखा हुआ है। तो अब मुझे क्या निकालना है, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ ए इफ दैट ऑफ वाटर इज 155। कहता है शुद्ध ए, सिर्फ ए का निकालना है, सोल्यूशन का नहीं पूछ रहा है आपको, आपको पूछ रहा है वेपर प्रेशर ऑफ ए, यानी कि पी ए नॉट पूछ रहा है आपसे। तो आपसे पूछ रहा है पी ए नॉट की वैल्यू क्या होगी, जबकि क्या दिया, इफ द वाटर का वेपर प्रेशर, यानी कि इसका मतलब दिया हुआ है कि पी नॉट H2O का जब मान दिया हो 155 mm। ये रहा पूरा सीन। तो आपको कहता है पी ए नॉट का मान बताइए, जबकि पी नॉट वाटर का मान 155 है और सॉल्यूशन का मान 145 है। तो अभी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आराम से डाल्टन्स लॉ और हेनरीज लॉ की मदद से काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सॉल्यूट अपने को दिया हुआ 64 ग्राम, तो हमको पता है कि अगर मुझे क्या चाहिए, एक रिलेशन में निकालता हूँ, पी सॉल्यूशन बराबर क्या होता है, पी ए प्लस पी बी, और पी सोल्यूशन मुझे पता है 145, और पी ए का मान होता है पी ए नॉट इंटू एक्स ए, और पी बी का मान हो जाएगा तुम्हारा पी नॉट वाटर, बी के जगह वाटर है, इंटू एक्स ऑफ वाटर। अब मुझे पी नॉट H2O दिया हुआ है, यहाँ पे 155 रख सकता हूँ, लेकिन मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मुझे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मुझे मोल चाहिए, तो यहाँ चलो पहले निकाल लेता हूँ। तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, तो मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट 128 दिया हुआ था ए का, तो हम जो भी निकाल रहे हैं वो ए के लिए निकाल रहे हैं, तो 64/128 आ गया। और सॉल्वेंट कितना है, यानी कि मोल ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, तो 100 ग्राम में 64 ग्राम तो सॉल्यूट ही हो गया, बचे कितने 36 ग्राम। तो सॉल्वेंट तुम्हारा हो जाएगा, वाटर हो जाएगा 100 घटा 64/18 हो जाएगा। 18 क्यों, क्योंकि मोलिकुलर वेट वाटर का 18 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 36/18। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल सकते हैं, तो क्या होगा 64/128 प्लस 36/18, और इसको सॉल्व करेंगे तो 64 टू 1.5 बाय 0.5 और प्लस 2, ये हो जाएगा 0.5/2.5, तो इसलिए लिख सकते हैं हम लोग 1/5। तो एक्स ए का मान निकल गया 1/5। तो यहाँ से हम लोग एक्स ऑफ वाटर तो आराम से निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा 1 - 1/5, क्योंकि हमको पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है, तो दोनों का सम मिलके 1 होना चाहिए। तो इसका वाटर का मोल फ्रैक्शन 1 - 1/5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 4/5। तो दोनों का मोल फ्रैक्शन निकल चुका है। अब इस दोनों का मोल फ्रैक्शन को हम यहाँ पे रख दें, तो ये हो जाएगा 145 बराबर पी ए नॉट का तो मान मुझे निकालना ही है, और एक्स ए का मान आ गया 1/5, पी नॉट H2O का मान 155 पहले से दिया हुआ है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मैंने निकाल लिया 4/5। इसको अब सॉल्व किया जाए, तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो ऑब्वियस है कि जो पी ए नॉट की वैल्यू है वो क्या आ जानी है 105। तो ये रहा बच्चों कैलकुलेशन। तो यहाँ पे क्या था, कंसंट्रेशन दिया हुआ था परसेंटेज टर्म में, फिर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना था। तो हम लोगों को ऐसे पहले से ही पता है कि परसेंटेज को मोल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये काम हम लोग यूनिट कन्वर्जन में सीखे हुए थे। अब यूनिट कन्वर्जन का भी इस्तेमाल यहाँ पे हो गया, तो मोल फ्रैक्शन मुझे निकल चुका है, तो डायरेक्ट यहाँ पे पहले मैंने डाल्टन्स लॉ लगाया, पी ए प्लस पी बी कर दिया, फिर यहाँ पे रॉल्स लॉ लगाया, पी ए बराबर पी ए नॉट इंटू एक्स से, और फिर मैंने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है बच्चों, ये रहा चौथा क्वेश्चन। पांचवा देखा जाए, ए मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड प्रोपाइल अल्कोहल। देखो इथाइल अल्कोहल और प्रोपाइल अल्कोहल हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ 290 mm एट 27 डिग्री सेल्सियस। अब इथाइल अल्कोहल और प्रोपाइल अल्कोहल दोनों क्या हैं, दोनों लिक्विड ही हैं,
ठीक है। और दोनों के मिश्रण का यानी कि दोनों का जो सॉल्यूशन बन रहा है, मिक्सचर जो बन रहा है, उसका वेपर प्रेशर 290 दिया हुआ है। कहता है इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इज इतना, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर विथ इथाइल अल्कोहल एंड वेपर प्रेशर प्रोपाइल अल्कोहल। अब देखो यहाँ से जिसको पता ये नहीं है कि इथाइल अल्कोहल लिक्विड है या सॉलिड है, गैस है, प्रोपाइल अल्कोहल क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस, तो यहाँ देखो साफ साफ लिखा हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल और वेपर प्रेशर ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल। तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है जो क्वेश्चन है वो लिक्विड एंड लिक्विड का ही है, क्योंकि वेपर प्रेशर लिखा हुआ है। ठीक है, वेपर प्रेशर जो है हम लोग लिक्विड का ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगर कोई गैस होता तो सिर्फ प्रेशर बोल देते या पार्शियल प्रेशर बोल देते। ठीक है, और सॉलिड होता तब तो प्रेशर आता ही नहीं, चाहे वेपर प्रेशर चाहे वो प्रेशर, कुछ भी नहीं आता। तो इसे क्वेश्चन को समझ भी सकते हैं हम लोग। सिर्फ गैस दिया, सिर्फ गैस, अगर गैस होता तो सिर्फ पार्शियल प्रेशर की बात की जाती है। अगर वेपर प्रेशर की बात की जा रही है इसका मतलब वह लिक्विड स्टेट में ही है, और अगर कोई प्रेशर की बात नहीं की जा रही है इसका मतलब वह जो सब्सटेंस है वो सॉलिड स्टेट का है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को देख के समझ ही पाते हैं। तो जिनके पास ये आइडिया नहीं है कि भाई ये गैस है या लिक्विड है या सॉलिड है व्हाटएवर, तो ये पता चल चुका है भाई तुम भी लिक्विड हो, तुम भी लिक्विड हो, इसका मतलब जो सोल्यूशन है ये लिक्विड इन लिक्विड का सोल्यूशन बन गया तुम्हारा। लिक्विड इन लिक्विड का इलाज दो ही लोग कर सकते हैं, रॉल्स और डाल्टन्स। चलिए अब क्या कह रहा है, और जो मिक्सचर है उसका वेपर प्रेशर 290 mm दे दिया गया है। तो मिक्सचर का प्रेशर दे दिया गया है 290 mm। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, पी एस का मान लिख देते हैं 290। तो पी सॉल्यूशन जो आपका दे दिया है वो दे दिया है 290 mm दे दिया है। और क्या कहता है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इज 0.65। इथाइल अल्कोहल के बारे में बात कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल का जो वैल्यू दिया हुआ मोल फ्रैक्शन का वो 0.65 है। अगर इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन 0.65 है बच्चों, तो हम लोग यहाँ से प्रोपाइल अल्कोहल का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, 1 माइनस 0.65 एंड दैट कुड बी इक्वल टू 0.35। अब क्या कहता है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर इथाइल अल्कोहल इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल इज 210। यानी प्रोपाइल अल्कोहल का आपको वेपर प्रेशर दे दिया है, यानी कि पी नॉट ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल का वैल्यू आपको दिया हो गया है, कितना है 210 mm। ठीक है, तो आपको निकालना है पी नॉट ऑफ इथाइल अल्कोहल का मान। समझ गए कि नहीं? तो अब यहाँ पे ये तो पीछे जैसा क्वेश्चन ही हो गया है, बस थोड़ा सा लीन क्वेश्चन है। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन दे दिया है, डायरेक्ट दे दिया है, वहाँ मोल फ्रैक्शन मुझे कन्वर्ट करना पड़ गया था। तो क्वेश्चन इज नाउ वेरी इजी। तो डायरेक्ट लगा दें हम लोग, रॉल्स और डाल्टन का कॉम्बिनेशन लगाते हैं। तो क्या है, पी एस बराबर क्या होगा, पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। अब डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे हम लोग वैल्यू पुट कर दें तो पी एस का मान कितना हो जाएगा, 290 इज इक्वल्स टू पी ए नॉट मतलब इथाइल अल्कोहल, तो ये तो मुझे निकालना है, पी नॉट ऑफ इथाइल अल्कोहल इंटू एक्स ऑफ ए मतलब इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन 0.65 प्लस पी नॉट बी मतलब प्रोपाइल अल्कोहल का प्रेशर 210, मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 0.35, है ना बच्चों। तो अब इसको सॉल्व किया जाएगा, तो यहाँ से तुम इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ ही जाएगी, और वैल्यू जो है वो कितना है 333.1 mm। ये वैल्यू आपको आ ही जानी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या था, एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन था, डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन दे ही चुका था। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था कि आपको पहले यूनिट कन्वर्जन करके मोल फ्रैक्शन पहले आपको निकालना था। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब छठा नंबर देख लें। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है एट 300 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ ए एंड 3 मोल ऑफ बी इज 550 millimeter of Hg. At the same temperature, if the 1 mole of A is added to this solution, vapor pressure of solution increases by 10 mm of Hg. Calculate the vapor pressure of A and B in pure state. तो यहाँ पूछा जा रहा है वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी, इसका मतलब दोनों लिक्विड ही है, यानी कि जो क्वेश्चन आ गया है वो किसका आ गया, लिक्विड इन लिक्विड का। तो फिर इस क्वेश्चन का इलाज कौन करेगा बच्चों, रॉड्स और डाल्टन्स। तो यहाँ पे देखो दो केस है, एक केस में क्या कह रहा है 1 मोल ए और 3 मोल बी है, और दूसरा केस में क्या हो रहा है कि 1 मोल बाहर से और ऐड कर दिया गया, यानी कि पहले 1 मोल और 3 मोल बी था ही, 1 मोल ए और 3 मोल बी था, और दूसरे केस में 1 मोल ए और 4 मोल बी हो गए, यानी कि दो केस हैं। तो केस 1 क्या कहता है, तो केस 1 में मोल ऑफ ए का मान 1 दिया हुआ है और मोल ऑफ बी का मान 3 दिया है,
जबकि केस 2 में देखा जाए, केस 2 में मोल ऑफ ए का मान तो एक ही रह जाएगा, जबकि मोल ऑफ बी का मान आपको एक से बढ़ा दिया गया है। 1 मोल ऑफ बी इज एडेड टू दिस सॉल्यूशन, एक एक्स्ट्रा डाल दिया गया, यानी 3 तो था ही, एक और बाहर से ऐड कर दिया गया। दिस इज इक्वल टू 4 मोल। ये चीज़ें हैं। अब मुझे दोनों का मोल पता है तो आप मुझे मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो यहाँ भी मोल फ्रैक्शन मुझे निकालना पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा, 1/1 + 3 यानी कि 4, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा, 3/1 + 3 दैट इज 4। यहाँ पे फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा, 1/3, 4 + 1 5, और मोल फ्रैक्शन यहाँ पे बी कितना हो जाएगा, 4/5। तो ये अपना मोल फ्रैक्शन यहाँ निकल चुका है, यहाँ पे निकल चुका है, सारे का मोल फ्रैक्शन निकल चुका है दोनों केस का। अब चूंकि यहाँ पे मुझे निकालना था वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी, दोनों का प्योर स्टेट निकालना है, यानी कि मुझे PA0 और PB0 निकालना है। तो मुझे दो केस है, दो केस से दो इक्वेशन, दो इक्वेशन, दो अननोन, तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो पहला केस से एक एक्सप्रेशन लिखा जाए। तो पहला केस से जो PS का जो मान है वो कितना जा रहा है, 550 mm जा रहा है। और दूसरे केस में क्या जा रहा है, कहता है एट दिस द सेम टेम्परेचर सॉल्यूशन एडेड वेपर प्रेशर सॉल्यूशन इंक्रीजेस बाय 10 mm, 10 से बढ़ जा रहा है, यानी कि 550 में 10 से और बढ़ गया तो इसका PS का मान हो जाएगा बच्चों 560 mm। 550 पहले से था, ये 10 से बढ़ गया तो हो गया 560। तो अब यहाँ से हम लोग एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, डायरेक्ट लगाते हैं हम लोग डाल्टन्स और रॉड्स का कॉम्बिनेशन। 550 इज इक्वल्स टू PA0 इंटू 1/4 प्लस PB0 इंटू 3/4। ये रहा आपका पहला इक्वेशन। और यहाँ से लिख दें 560 इज इक्वल टू PA0 इंटू 1/5 प्लस PB0 इंटू 4/5। यह रहा बच्चों आपका दूसरा एक्सप्रेशन। तो आपको दो लीनियर इक्वेशन मिल चुके हैं, दो लीनियर इक्वेशन है और दो वेरिएबल्स हैं। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स है, आप दोनों से PA0 और PB0 का मान निकाल लें। आपको एक कैलकुलेशन आता है, ये कैलकुलेशन कर ले तो PA0 का मान इसमें आ ही जाएगा 400 mm, आप कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। और PB0 का भी मान यहाँ पे आ ही जाएगा 600 mm। ठीक है बच्चों। तो बस यहाँ पे क्या केस था, यहाँ पे दो केस था, बाहर से ऐड करने वाला सीन था इसमें, और लिक्विड एंड लिक्विड पहचान गए थे तो ये एक्सप्रेशन लिखना मेरे लिए काफ़ी आसान था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस 23.62 mm। ध्यान देंगे, कहता प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, यानी कि P0 ऑफ H2O दिया गया है। वो कितना दिया गया है, 23.62 mm दिया गया है। What will be the vapor pressure of a solution if 1.5 ग्राम ऑफ यूरिया, अब यूरिया क्या होता है, तो यूरिया एक सॉलिड है। तो यहाँ से संभल के बच्चों, यूरिया आ चुका है और यूरिया का मास आपको दिया गया है 50 ग्राम, सॉरी 1.5 ग्राम। और 1.5 ग्राम कितने में, जो वाटर दिया गया है वो 50 ग्राम। तो 50 ग्राम वाटर में आपको 1.5 ग्राम यूरिया डिसॉल्व कराया गया है। एंड रिमेंबर दिस इज सॉलिड, दिस इज लिक्विड। तो यहाँ पे जो सीन लगने वाला है वो किसका काम करने वाला है, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन काम करेगा। ठीक है, तो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए तुम लोग को बताया था मैंने, तो कुछ देख लो फिर से। सॉलिड इन लिक्विड के लिए मैंने तुम लोगों को बताया था कि P0 माइनस PS बाय P0 बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है। ठीक है बच्चों, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो P0 माइनस P0 मतलब वाटर का, प्योर सॉल्वेंट का, और PS क्या हो गया तुम्हारे सॉल्यूशन का। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, व्हाट विल द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी कि आपको PS पूछा जा रहा है। तो डायरेक्ट इसका हम लोग PS यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक बात और यहाँ पे कल एक फॉर्मूला तुम लोग को और बता दो जो तुम लोग काफ़ी मदद करेगा। P0 माइनस PS बाय PS भी एक फॉर्मूला होता है, इसको बना सकते हैं हम लोग। आज जब मैं तुम लोगों को RLV भी पढ़ाऊंगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ये सॉल्व करवाऊंगा तुम लोगों को कैसे ये फॉर्मूला बनता है। तो एक फॉर्मूला तुम लोग और याद करो, तुम लोगों को फायदा करेगा। मोल ऑफ सोल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट,
ये ला याद रखो। तो ये एक फॉर्मूला याद रखो और ये दूसरा नवा फॉर्मूला याद रखो। चलो एक और बता ही देता हूँ। ये जो चीज़ें हैं मैं डिस्कस करूँगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, जब मैं RLBP पढ़ाऊँगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो एक फॉर्मूला तुम लोग और याद रखो मोलैरिटी का, कि मोलैरिटी बराबर, मोलैरिटी का एक फॉर्मूला याद रखो स्मॉल m, जो काफ़ी तुम लोगों को मदद करेगा। P0 माइनस PS बाय PS इंटू 1000 बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये तुम लोगों को मैंने 3 फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। इस 3 फॉर्मूला में तुमको ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला कब तुम्हारे लिए सुविधाजनक है, क्योंकि किसी भी फॉर्मूला से तुम आंसर ला सकते हो। अब मुझे निकालना था क्या, मुझे निकालना है PS का मान। तो मुझे PS का मान निकालना है, और मुझे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बातें दी गई है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बातें दी गई है, तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालने पे जाऊंगा तो कैलकुलेशन काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये वाला कैलकुलेशन काफ़ी आसान लग रहा है यहाँ पे। मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट, फटाफट दोनों का मोल निकाल के डिवाइड कर देंगे और PS का मान यहाँ से निकल जाएगा। तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा रहे हैं बच्चों, सेकंड वाला फॉर्मूला। तो P0 की जगह पे लिख देंगे हम लोग क्या, हम इस फॉर्मूला सॉल्व कर रहे हैं, तुम किसी से भी सॉल्व कर सकते हो। P0 माइनस PS बाय PS बराबर, तो मोल ऑफ यूरिया बाय मोल ऑफ वाटर। अब इसको सॉल्व कर लें। P0 का मान दिया हुआ है 23.62 माइनस PS बाय PS जो आपको सोल्यूशन का निकालना है वेपर प्रेशर, बराबर यूरिया का मास आपको दिया हुआ है 1.5, और यूरिया का मॉलिकुलर वेट कितना होता है, तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, और इसका अगर मॉलिकुलर वेट निकालोगे तो इसका मॉलिकुलर वेट आ जाता है बच्चों 60, ये मुझे याद है, ठीक है। तो कॉमन कॉमन कंपाउंड है, इन सब का तो याद ही रहता है लोगों को। तो मॉलिकुलर वेट 60, आप लोग भी याद रखें, यूरिया बहुत कॉमन सॉलिड सोल्यूट है जिसका मॉलिकुलर वेट 60 होता है, याद रखें इस चीज़ को, या फिर कैलकुलेट कर लें NH2CO NH2 से। तो हम लोग लिख सकते हैं मोल ऑफ यूरिया क्या हो जाएगा, मास ऑफ यूरिया 1.5 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ यूरिया, और फिर मोल ऑफ वाटर डिवाइड करना है, तो मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ वाटर। आई थिंक यहाँ से अब सॉल्यूशन तुम लोग को वेपर प्रेशर निकल जाएगा। तो PS यहाँ से सॉल्व करोगे तो आई थिंक PS का मान तुमको निकल जाएगा 23.41। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, जो मैंने 3 फॉर्मूला पढ़ाया है, ठीक है। आगे इसका डेरिवेशन मैं तुमको बता दूंगा ये कैसे आता है, लेकिन इसको याद रखोगे। P0 माइनस PS बाय P0 बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, P0 माइनस PS बराबर मोल ऑफ सोल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट, और एक मोलैरिटी का फॉर्मूला है मोल ऑफ P0 माइनस PS बाय PS इंटू 1000 बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है ये। अगर जैसे वाटर होगा तो ये 18 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला याद रखें, जब जिसकी जरूरत पड़े, आसान जिसमें हो कैलकुलेशन, उसको आप लोग इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये रहा, ये तीनों फॉर्मूला को आप लिख लें, ठीक है बच्चों। ये हुआ 7वां क्वेश्चन। अब बारी 8वें क्वेश्चन की। आठवां क्वेश्चन क्या कहता है, आठवां क्वेश्चन कहता है व्हाट मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, यूरिया ही दे दिया है ना, नॉन वोलाटाइल है मतलब सॉलिड है, क्योंकि मैंने बताया था सॉलिड का मतलब ही नॉन वोलाटाइल है, ठीक है। जनरली डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर, यानी कि वेट ऑफ वाटर तुमको दे दिया गया है, कितना है 100 ग्राम, वेट ऑफ वाटर तुमको 100 ग्राम दे दिया है, और आपको निकालना है मास ऑफ यूरिया, आपको निकालना वेट ऑफ यूरिया, वेट ऑफ यूरिया आपको निकालना है इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाय 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कि प्योर वाटर में अगर यूरिया को डाल दें तो वेपर प्रेशर जो है 25% से घट रहा है। तो कहते हैं 100 ग्राम पानी में कितना ग्राम यूरिया डाल दें कि वेपर प्रेशर आपका 25% से घट जाए। तो घट जाए यानी कि मान लेते हैं शुरू में वेपर प्रेशर कितना रहा होगा, यानी कि P0 प्योर वाटर का 100 मान लेते हैं, 100 mm रहा होगा, तो 25% से, या देखो बाय है, बाय मतलब इतना से घटा, और एक होता है टू मतलब 25 घट के 25 पहुंच गया, तो बाय मतलब 25 से घटा, यानी कि P सॉल्यूशन जो हो जाएगा 100 माइनस 25, क्योंकि 25 से घट रहा है, यानी कि 25 निकाल दिया गया। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है कभी कभी, डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर टू 25%, टू 25% मतलब जितना है वहां से 25% पर पहुंच गया, मतलब डायरेक्ट PS का मान 25 कर देंगे। तो बाय और टू में थोड़ा सा आपको कंफ्यूज ना होना है,
थोड़ा सा समझना है यहाँ पे क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो पी नॉट का मान निकल चुका, पी एस का मान निकल चुका है। पी एस का मान कितना हो गया 75 mm। आपको निकालना है वेट ऑफ यूरिया। तो वेट ऑफ यूरिया निकालने के लिए तो एक काम करते हैं, तो वेट ऑफ यूरिया निकालना है कितने में, वाट मास ऑफ टू बी 100 ग्राम वाटर। तो 100 ग्राम वाटर में कितना आपको, हाँ 100 ग्राम वाटर में आपको कितना ज़रूरत पड़ जाएगा, तो वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा दें, यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पे पी नॉट दिया हुआ है, पी एस दिया हुआ है और वेट का ही रेशियो दिया हुआ है, यानी कि हम लोग यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाते हैं जो पीछे लगाए थे। क्या लगाए थे, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी एस बराबर मोल ऑफ सोल्यूट यानी यूरिया बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये निकाल लें। तो पी नॉट का मान मुझे पता है 100 माइनस 75, तो ये हो गया वैल्यू तुम्हारा 25। अब पी एस का मान तुम्हारा कितना है 75 बराबर मोल ऑफ सोल्यूट मुझे निकालना है। तो पहले मोल ही सोल्यूट ही निकाल लेते हैं, बाद में वेट निकाल लेंगे। अब मोल ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम, चूंकि सॉल्वेंट है तो 100/18 इतना मोल हो गया। अब यहाँ से मोल ऑफ सोल्यूट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कहते हैं मोल ऑफ सोल्यूट यानी कि मोल ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा 25/75 इंटू 100 अब बाय 18, तो 25 3 जा, तो ये निकल चुका है तुम्हारा 100/54, 100/54, ठीक है 100/54 निकल चुका है। इसको तुम लोग सॉल्व करोगे तो मोल निकल चुकेगा। तो वाट मास ऑफ, आपको आंसर किस में दिया है, ग्राम में या मोल में, ये देख लेता हूँ। अच्छा यहाँ पे लिख रहा है अच्छा यहाँ मोलैलिटी अपने को निकालना था, एक मिनट। तो मुझे चूँकि मोलैलिटी निकालना था ना, वाट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल, अच्छा दोनों चीज़ें निकालनी है, ठीक है। वाट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट नीड टू बी डिजॉल्व 100 ग्राम, तो ये आपका मोल निकल चुका है। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लें 100/54 इतना मोल है, और मल्टीप्लाई कर दें 60 से, तो ये निकल जाएगा आपको इतना ग्राम आपको यूरिया की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि वेपर प्रेशर क्या हो जाए 25% से घट जाएगा। और अगर मोलैलिटी निकालना तो मैं जस्ट एक फॉर्मूला लिखाया था, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी एस इंटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। इस फॉर्मूला से डायरेक्ट बनाइए, फटाफट बन जाएगा एकदम रेडीमेड। तो पी नॉट माइनस पी एस कितना हो गया आपको 25, अब पी एस हो गया 75 और ये हो गया 1000, अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट 18 हो जाएगा। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको वैल्यू आ ही जाएगी 18.52 mm मिली मोलैलिटी, इतना मोलैलिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे आई थिंक क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग लिख लें कि जो वेट हो जाएगा वो इतना आ जाएगा। यहाँ पे वेट का आंसर नहीं लिखा हुआ था, तो आप इसको ऐड कर लें, तो दोनों का आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखा बच्चों, ये कितना शानदार फॉर्मूला था, फटाक से काम हो गया। और ये फॉर्मूला भी बहुत ही शानदार है, जिससे हम लोगों का कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाता है। तो टोटल 3 फॉर्मूला मैंने बताया, उस तीनों फॉर्मूला को याद रखेंगे। ये तीनों फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और आपकी स्पीड को बढ़ा देंगे, है ना। तो पी नॉट माइनस पी एस पी नॉट बराबर एक्स ऑफ सोल्यूट, पी नॉट माइनस पी एस बराबर मोल ऑफ सोल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट, और मोलैलिटी, अरे यार मोलैलिटी है ये, मोलैलिटी बराबर पी नॉट माइनस पी एस बाय पी एस इंटू 1000 बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। सुधार कर लेंगे, ये मोलैलिटी है, तो मोलैलिटी स्मॉल है मैंने पहले ही लिखा था, पी नॉट माइनस पी एस इंटू 1000 बाय मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट। ये 3 फॉर्मूला है, तीनों एकदम रामबान है, आप जब जहाँ जरूरत पड़े वैसा काम कीजिए। अब आते हैं हम लोग चौथे नंबर पे, सॉरी 9वें नंबर पे। 9th नंबर क्वेश्चन देखा जाए बच्चों। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 640 मिलीमीटर ऑफ Hg। प्योर बेंजीन यानी कि पी नॉट ऑफ बेंजीन, बेंजीन दिया हुआ है कितना, शुद्ध बेंजीन का 640 मिलीमीटर दिया हुआ है ऑफ Hg। Hg लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कहता है ए नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, सॉलिड साफ साफ लिख दे रहा है, यानी कि यहाँ पे जो भी सीन लगेगा वो सॉलिड इन लिक्विड का ही लगेगा, यानी कि RLVP का फॉर्मूला ही यहाँ पे काम करने वाला है। वेइंग इतना ग्राम इज एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। कहता है वेट ऑफ बेंजीन मैंने लिया हुआ है 39 ग्राम,
और वेट ऑफ कोई भी एक सॉल्यूट है, उस सॉल्यूट का जो वेट लिया गया है वो लिया गया है 2.175 ग्राम। ठीक है बच्चों, इतना ग्राम को इतने ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व कर दिया गया। ये है तुम्हारा सॉलिड, ये है तुम्हारा लिक्विड। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 600 mmHg और पीएस का मान दिया गया है, पीएस का मान तुमको दे दिया है 600 हो चुका है। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, आपको क्या कहता है, मोलर मास निकालना है, यानी कि जो सॉल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो फिर से सोचिए कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, आई थिंक सेकंड वाला फॉर्मूला ही काम करेगा, ज़्यादा आसान है। लिख सकते हैं इसको हम लोग क्या, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी एस बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे पी नॉट कितना दिया गया है 640, पी एस दिया हुआ 600 बटा 600 बराबर हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय, अब मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, तो 39 ग्राम दिया गया है। तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, इसका मोल में निकालना है बेंजीन का, तो कितना हो जाएगा, वेट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेंजीन का C6H6, तो 12 6 72, 72 और प्लस 6 78, 78 से डिवाइड कर दें इतना मोल हो जाएगा, तो 39/78, तो 39/78 कर ले, तो 39/78, तो यहाँ से सॉल्व कर लें, सॉल्व करेंगे तो मोल ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा। तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना निकल जाएगा, 640 में 600 गया 40 बटा 600 गुना 39/78 है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लें, तो 40 दो बार में कट जाएगा ना, और यहाँ से काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, शून्य शून्य कट जाएंगे, तो ये बच जाएगा इसको 1/30, 1/30 मोल आ गए। आपको तो निकालना है ग्राम में, है ना, आपको तो ग्राम पर मोल निकालना है, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है। तो आपको मोल दिया है, तो हमको पता है मोल बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल वेट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, अपने को मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, तो वेट जो दिया गया है मल्टीप्लाइड बाय 30, तो वेट कितना दिया गया था, वेट दिया गया था 2.175 इंटू 30, तो आई थिंक इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 65.25 आ ही जाना है, 65.25 ग्राम, ग्राम पर मोल का मतलब मॉलिक्यूलर वेट ही होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपका निकल चुका है कि मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। तो यहाँ हम लोग देखा कि किस तरह से कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि मोल ऑफ सॉल्यूट हम लोग निकाल लिया। मोल ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए जिस फॉर्मूला का मैंने इस्तेमाल किया, मोल ऑफ सॉल्यूट को निकालने के जिस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया वो देखिए ध्यान से, मैंने सेकंड वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल किया। तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना, तीन फॉर्मूला मैंने तुम लोगों को बताया, उस तीनों में से जो सबसे आसान हो लगे कि भाई इससे कैलकुलेशन आसानी से होगा और परफेक्ट होगा, कोई एजम्पशन के बिना होगा, तो आप उसी को चूज़ करें और लेके आगे बढ़ें। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट मोल निकाल लिया, और मोल से मॉलिक्यूलर वेट निकालना चूँकि बहुत आसान था, क्योंकि मोल बराबर वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है, और वेट अपने को क्वेश्चन में दिया गया था बेंजीन का, है ना 39, तो यहाँ से सॉल्व कर लिया मैंने, सॉरी 2.175। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 700 mm ऑफ प्रेशर ऑफ Hg। कहता है कि आपको वह टेम्परेचर बताना है जिस टेम्परेचर पे वाटर का वेपर प्रेशर 700 mm प्रेशर हो जाए। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है प्रेशर ऑफ H2O, कितना निकालना है 700 mm निकालना है, और जिस टेम्परेचर पे ये प्रेशर होगा वो टेम्परेचर अपने को निकालना है। और आपको क्या दिया गया है, आपको हीट ऑफ वेपराइजेशन मैंने डेल एच वैप दिया हुआ है। तो डेल एच वैप कितना दिया गया है 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, तो मैंने याद कर बताया था, तुम लोग एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि किसी टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का अगर वेपर प्रेशर निकालना हो तो सबसे आसान तरीका है क्लासियस क्लेपेरियन इक्वेशन लगाने का। तो आप क्लासियस क्लेपेरियन इक्वेशन लगा दें, तो मैंने इक्वेशन तुम लोगों को पढ़ाया था, तो log P1 बाई P2 बराबर क्या हो जाएगा डेल एच वैप बाय 2.303 R 1/T2 माइनस 1/T1। इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लॉग है तो आपको लॉग
और लॉग का कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। अब मान लो कि मुझे डेल एच वैप, तो डेल एच वैप मुझे क्या रखना पड़ेगा? तो चूंकि यहाँ पे कैलोरी पर ग्राम में है, तो सबसे पहले याद रखें कि कैलोरी पर ग्राम को पहले कैलोरी पर मोल में बदल लें। तो 1 ग्राम के लिए इतना डेल एच वैप है, तो आपको 1 मोल के लिए निकालना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे, चूंकि वाटर अपना सॉल्वेंट है और वाटर का हीट ऑफ वेपराइजेशन ये है, तो इसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए तो मैंने क्या किया है, 540 इंटू 18 कैलोरी पर मोल हो गया। तो डेल एच वैप जब भी इस्तेमाल करें यहाँ इस क्लासेस कैलेपेरियन इक्वेशन के लिए, तो कैलोरी पर मोल में या फिर कोई भी यूनिट पर मोल में होना चाहिए, चाहे वो कैलोरी हो चाहे वो जूल हो। बस चूंकि यहाँ कैलोरी है तो आर का मान जो यहाँ लेंगे 2 ले लेंगे, और अगर जूल होता तो आर का मान 8.314 ले लेते, और ये तो मोल में हो रखना ही आपको पड़ेगा। अब मान लो डेल एच वेपराइजेशन कब निकाला जाता है, तो वेपराइजेशन जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट पे निकाला जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसको हम कह सकते 373 केल्विन। और जिस टेम्परेचर पे, जिस प्रेशर पे यह बॉइलिंग पॉइंट होता है, वह प्रेशर मैंने बताया था कि 1 एटीएम होता है बच्चों तुम लोगों को। 1 एटीएम पे ही बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का। तो इसको 1 एटीएम को हम लोग कह सकते हैं 760 mm। तो हमको प्रेशर का मान दिया हुआ है 760, तो टेम्परेचर का मान दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन। तो अब मुझे इस प्रेशर पे ये टेम्परेचर काम कर रहा है वेपराइजेशन का, तो इतना हमको अगर प्रेशर दिया है तो कितना टेम्परेचर लगेगा, बॉइलिंग पॉइंट एक तरह का कह सकते हो तुम ये है। तो लिख दें हम लोग क्या, तो इसको मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं सारे को, और इस सारे को 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो पी लॉग P1, तो लॉग P1 मतलब हो गया 700, P2 का मतलब हो गया आपको 760, डेल एच वेब का मतलब हो गया आपको 540 इंटू 18, 2.303 की जगह पे वही हो जानी है। आर का मान आपको कैलोरी में लेना है जो कि 2 होता है, 2 कैलोरी पर मोल पर कैलविन होता है। 1/T2, तो T2 जगह पे आपको ये लेना है सेकंड वाले का, तो 1/373 और माइनस T1 जो आपको निकालना है 1/T1। अब यहाँ से आप सॉल्यूशन कर लें, लॉग एंटी लॉग का कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करें तो T1 का मान आप निकाल लें, तो T1 का मान गारंटीड है 370.66 केल्विन आ ही जाएगा। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। यहाँ पे क्वेश्चन में ये सिखाने की कोशिश कर रहा था मैं कि किस तरह से आप डेल एच वैप का वैल्यू आप यहाँ पे रखते हैं, और किस तरह से सारी वैल्यू को रखा जाता है। किसी भी टेम्परेचर पे आके आपको किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर पूछ दे, या किसी भी वेपर प्रेशर पे किसी टेम्परेचर के बारे में पूछ दे, तो आपको ये देखना है कि उसका किसी एक कंडीशन को आपको याद रखना पड़ेगा। तो चूंकि वाटर था तो ये चीज़ हमें याद था, अब वाटर के अलावा कोई और लिक्विड होता, मान लो इथाइल अल्कोहल होता या कुछ और होता, तो गारंटीड है उसका बॉइलिंग पॉइंट आपको देता ही देता। और अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट देता ही देता तो ये प्रेशर आपको अंडरस्टूड हो जाता है कि 1 एटीएम ही होगा। अगर किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आपको दे दिया गया हो तो प्रेशर ऑफ 1 एटीएम लेकर के ये रिलेशन बना लें, और जैसा भी यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा हूँ वैसा इसको सॉल्यूशन कर ले। कैलेसिस कैपेरियन को लगाने के लिए आपको लॉग एंटी लॉग का कैलकुलेशन आपको आना अनिवार्य है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। जिन बच्चों को लॉग एंटी लॉग में प्रॉब्लम है, कोशिश करूंगा कि एक वीडियो बना दूं लॉग एंटी लॉग के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।